मतलब ऐसे नहीं कि एकदम से हो जाता, मतलब उसको लैंड कर रखा है, एनहेंसमेंट हो गया धीरे धीरे करके, एक एक चीज सालों साल प्लानिंग है उनकी इस तरीके से कि अपने प्रोडक्ट के लिए वो लोग पैसे लगा रहे हैं धीरे धीरे कर रहे हैं। क्योंकि मेन दिक्कत वो है ना, जावा हटा लो बंद हो रहा है इसमें, बात वही है, फायरिंग होती है। ये कहीं और मिल जाएगा। वैसे 20 के बाद सुबह वाली रहती होगी। इसी के लिए पहले से रिजर्व रखी हुई है जी। लास्ट टाइम हमने स्प्रिंग स्टार्ट किया था, आपको बताया था स्प्रिंग एक जनरल पर्पस फ्रेमवर्क है, मीन्स वो अपने आप को किसी डोमेन के साथ बाइंड नहीं करता है। मैंने एग्जांपल दिया था, अगर हम स्टड्स यूज़ करें तो स्टड्स एक एमवीसी फ्रेमवर्क है, अगर हम हाइबरनेट यूज़ करें तो वो एक ओआरएम फ्रेमवर्क है, मीन्स दे आर डोमेन स्पेसिफिक। फिर मैंने आपको बताया था स्प्रिंग फ्रेमवर्क वास्तव में बहुत सारे मॉड्यूल्स का कलेक्शन है जो एक दूसरे के ऊपर बने हुए हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट स्प्रिंग फ्रेमवर्क के दो हैं, वो दो मॉड्यूल को लेके, ये दो कॉन्सेप्ट लेके 3 मॉड्यूल बनाए गए हैं, कोर, कॉन्टेक्स्ट एंड, इसके अलावा फिर बहुत सारे मॉड्यूल आपको बताए गए थे, ओआरएम, वेब एमवीसी, एंटरप्राइज इंटीग्रेशन यूज करके मैंने आपको बताया था स्कोप क्या है स्प्रिंग का, कहाँ कहाँ उसे। उसके बाद फिर हमने मेन स्टार्ट किया था आईओसी। सीखने के लिए दो कॉन्सेप्ट सीखने थे। आईओसी का मतलब था, अगर हम फुल फॉर्म देखें, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, ऑब्जेक्ट को यूजेबल बनाने से। एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर के मोर देन 60% एफर्ट यूजेबल बनाने में जाता है, 40% एफर्ट ऑब्जेक्ट को यूज करने में जाता है। ये कहता है रियल लाइफ में हम यूजर, प्रोग्रामिंग में हम यूजर नहीं है। ये रियल लाइफ में आपको अगर भूख लगती है तो आप मम्मी से कहते हैं खाना दो, अब मम्मी खाना कहाँ से लाई, कैसे लाई, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप ऐसा नहीं करते कि पहले खुद अपने गेहूं उगाए, फिर खुद आटा, खुद ही दाल उगाई, फिर सारी काम खुद किए, ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट को अपना काम करने के लिए, ऑब्जेक्ट बनाया उसे अपना काम करने के लिए, वो बनाया, फिर एक दूसरे को वो अवेलेबल कराए, देन ऑब्जेक्ट को। वो मैंने सारी कहानी आपको एक्सप्लेन करी थी, एडवांटेजेस बताई थी कन्वेंशनल अप्रोच की, आईओसी की एडवांटेजेस बताई थी। आईओसी मैंने बताया था 3 चीजों के साथ डील करता है। पहला था ऑब्जेक्ट क्रिएशन, डिपेंडेंसी सेटिस्फैक्शन, और तीसरा था लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। एक चीज कवर कर चुके थे पहली क्लास में, हमने आर्किटेक्चर समझा, साथ में आईओसी से क्या फायदा हो सकता है वो एक प्रोग्राम के थ्रू समझा। लास्ट क्लास में हमने ऑब्जेक्ट क्रिएशन समझा। आईओसी कंटेनर से आप दो तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करा सकते हैं, तो डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर का यूज करके लिए आपको ऑब्जेक्ट, किसी फैक्ट्री का यूज करके ऑब्जेक्ट बना के। दूसरी क्लास में नॉन स्टैटिक हो सकता है, कहाँ कौन सा यूज करेंगे वो प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ आपको उतनी बात बताई गई, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं डिपेंडेंसी। Dependency of beans can be of following types: dependency on primitive values, dependency on other beans, dependency on collections। एक ऑब्जेक्ट को अपना काम करने के लिए अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो उसकी डिपेंडेंसी है। ऑब्जेक्ट को अपना काम करने के लिए जो इस वैल्यू की रिक्वायरमेंट है वो वैल्यू प्रिमिटिव टाइप की हो सकती है,
वो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हो सकता है। अब कलेक्शन में फिर फर्दर कलेक्शन आपका प्रिमिटिव वैल्यूड हो सकता है, कलेक्शन ऑब्जेक्ट वैल्यूड हो सकता है, वो इंडेक्स्ड हो सकता है, नॉन इंडेक्स्ड हो सकता है, लिस्ट बेस्ड, सेट बेस्ड, मैप बेस्ड हो सकता है। तो हमें यहाँ पर इनकी सारी चीज़ों की कॉन्फ़िगरेशन समझनी होगी। पहले एक छोटा सा नोट लिख लीजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। स्ट्रिंग्स आर कंसिडर्ड प्रिमिटिव बाय IOC कंटेनर फ्रॉम डिपेंडेंसी सेटिस्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। डिपेंडेंसी सेटिस्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। अभी जब हम कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे आपको पता चलेगा ऑब्जेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन अलग तरह से देंगे, प्रिमिटिव की कॉन्फ़िगरेशन अलग तरह से देंगे। अब आपको पता है जावा में स्ट्रिंग जो है वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन स्ट्रिंग को बिना न्यू के भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन में हमें थोड़ा ज़्यादा बताना पड़ता है, लेकिन प्रिमिटिव की कॉन्फ़िगरेशन में हमें कम बताना पड़ता है। फ्रेमवर्क का पर्पज़ है आपका काम आसान करना, तो आपको कम कॉन्फ़िगरेशन देनी पड़े, उसके लिए स्ट्रिंग में एक अजम्पशन मानी गई है कि जो भी स्ट्रिंग्स होंगी वो प्रिमिटिव होंगी, कॉन्फ़िगरेशन प्रिमिटिव मान के दी जाएगी। ये आपको नोट लिखा है। अब आगे लिखेंगे, डिपेंडेंसीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी सेटिस्फाइड फॉलोइंग टू अप्रोचेस। बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमारा ऑब्जेक्ट को अपना काम करने के लिए किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत है, वो उसकी डिपेंडेंसी है, और वो डिपेंडेंसी सेटिस्फाई करने के दो तरीके हैं। एक को कहा जाता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, दूसरे को कहा जाता है डिपेंडेंसी लुकअप। सबसे पहले आपको इन दो चीज़ों में फ़र्क समझना होगा, क्या चीज़ इंजेक्शन है, क्या चीज़ लुकअप है। रियल लाइफ में ये दोनों चीज़ आप यूज़ कर चुके हैं, हर रोज़ यूज़ करते होंगे। बता सकता है कोई डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, लुकअप क्या है? एनीवन? बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, सही बात नहीं हुई। और कोई मिल गया ले लेंगे। तो इसमें इंजेक्शन क्या है, लुकअप क्या है? आपने लास्ट टाइम जो मैंने बताया था उसे कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ा। मैंने आपसे कहा था रियल लाइफ में हम अपनी जिम्मेदारियां जो है वो दूसरे लोगों को दे देते हैं, बहुत सारी चीज़ों की। बचपन में सारी चीज़ों की जिम्मेदारी हमने किसे दे के रखी? पेरेंट्स को, मम्मी को, पापा को। थोड़े बड़े हुए स्कूल में गए, टीचर्स को जिम्मेदारी दे दी, और थोड़े बड़े हुए जॉब करने लगे, एम्प्लॉयर को जिम्मेदारी दे दी, सरकार को जिम्मेदारी दे दी, फिर भगवान को जिम्मेदारी दे दी। मीन्स जो भी हमें चाहिए या तो मम्मी पापा से मांग लेते हैं, या एम्प्लॉयर से मांग लेते हैं, या टीचर से मांग लेते हैं, या सरकार से मांगते हैं, या फिर भगवान से मांगते हैं। वो हमारा IOC कंटेनर है। अब ये जो IOC कंटेनर है, ये हमारी जो डिमांड है वो दो तरह से सेटिस्फाई करता है। एक डिमांड सेटिस्फाई होती है बिना कहे। आपके मम्मी पापा मान के चलते हैं आप कहीं जा रहे हैं, आपने कहा मेरी जॉब लग गई, बेंगलोर पोस्टिंग है, मुझे वहाँ जाना है, तैयारी करेंगे आप जाने की, आपके साथ वो कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करेंगे, मम्मी अलग से लड्डू बना के रख देगी, पापा आपने कहा होगा 10,000 चाहिए, 10,000 एक्स्ट्रा दे देंगे। आपने नहीं मांगे, बिना मांगे आपको वो दिए जा रहा है। वो खुद नीड आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको 2-4 लोगों के फ़ोन नंबर देंगे, शर्मा जी वहाँ रहते हैं, उनका बेटा वहाँ रहता है, लो ये नंबर रख लो, काम आ सकता है, वगैरह वगैरह। क्या कर रहे हैं वो? दे आर इंजेक्टिंग द डिपेंडेंसी। आप नहीं मांग रहे उनसे, लेकिन कई बार वही माँ बाप आपकी रिक्वायरमेंट्स अपने आप सेटिस्फाई नहीं करते, कई बार मांगने पे भी सेटिस्फाई नहीं करते, एक से ज्यादा बार आपको मांगना पड़ता है। मान के चलते हैं आप घर गए, आपने कहा पापा से मुझे 2,000 रुपये चाहिए। पापा पूछेंगे किस लिए चाहिए? आपने कहा मुझे एक जीन्स खरीदनी है। वो कहेंगे आपके पास 50 जीन्स है, सारे में जीन्स ही जीन्स दिखाई देती है, मुझे क्या करना है जीन्स? अब उन्हें पता है ये बेकार का खर्चा है, इसके बिना काम चल सकता है। वो समझते हैं किसके बिना काम चल सकता है, किसके बिना काम नहीं चल सकता। अब आप कहेंगे नहीं मेरी तो इज्जत उतर जाएगी, ये और वो मेरे को तो सब बेकार है, इसके बिना तो मेरा काम ही नहीं चलेगा। वो फिर भी नहीं मानेंगे। अब आप फिर हाई कमान के पास जाएंगे, गृह मंत्रालय से सिफारिश लगाएंगे। अब पता चला आपने 50 जगह से अल्टीमेटली सिफारिश लगाई, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं दूंगा। 10 बार 5 बार कहने पे उन्होंने आपको पैसे दिए। पहली बार पहले एग्जाम्पल में भी वो पैसे दे रहे थे, इस एग्जाम्पल में भी पैसे दे रहे हैं। क्या अंतर है दोनों में? एक में मांगने से दिया जा रहा है और एक में बिना मांगे दिया जा रहा है। तो जो मांगने से दिया जा रहा है वो लुकअप है, बिना मांगे दिया जा रहा है वो इंजेक्शन है। एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ जो आपके हमेशा याद रहेगा। इंजेक्शन और लुकअप कभी आप नहीं भूलेंगे जिंदगी में। एक मूवी का एग्जाम्पल लेते हैं। अब आपको लगता है मूवी टेक्निकल नहीं हो सकती, आपको जो चीज़ ढूंढनी है वो आप कहीं भी ढूंढें, ऐसी ऐसी जगह मिल सकती है जहाँ कभी आप एक्सपेक्ट भी ना करें। एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर मूवी का एग्जाम्पल लेते हैं। आज ही अखबार में मैं उसके बारे में कुछ पढ़ रहा था कि उसने 1000 वीक कंप्लीट किए हैं। DDLJ आदित्य चोपड़ा की पहली मूवी थी वो। आदित्य चोपड़ा ने स्प्रिंग पढ़ के वो मूवी बनाई थी।
अब आपको दिखाता हूं उसमें स्प्रिंग कहाँ है। पूरी मूवी में स्प्रिंग है अगर आप देखेंगे तो। हमें ये दो कॉन्सेप्ट समझने हैं, डी आई एंड डी एल। मूवी में दो मेन कैरेक्टर है। ये हमारे पास आप मान के चल सकते हैं दो ऑब्जेक्ट हैं जिनकी अपनी कुछ डिपेंडेंसी है। अब इन दोनों के पास आईओसी कंटेनर है। मैंने आईओसी कंटेनर की कंपेयर किससे की है? पेरेंट से, एम्प्लॉयर से, गवर्नमेंट से। जो भी हमें कुछ दे वो हमारा आईओसी कंटेनर। यहाँ पर इनके पास एक आईओसी कंटेनर है, इनके पास भी एक आईओसी कंटेनर है। अब इन दोनों का जो कैरेक्टर गढ़ा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मूवी में। सबने मूवी देखी होगी। कुछ सीन आपको याद दिलाता हूँ, आपको समझ में आएगा क्या इंजेक्शन है, क्या लुकअप है। जिस सीक्वेंस में मूवी में वो सीन आते हैं उसी सीक्वेंस में याद दिलाता हूँ। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि मूवी में पहले ये सीन आएगा। मूवी में काजोल को यूरोप यात्रा पे जाना होता है। ये कंटेनर से परमिशन की जरूरत है। अब परमिशन लेने के लिए घर में माहौल बनाया जाता है, ओम जय जगदीश हरे भजन गाया जाता है। उसके बाद पूरी इमोशनल डायलॉग चलते हैं 10-15 मिनट के। पूरा बताया जाता है कि अब तो मैं इंडिया नहीं जा सकती, सॉरी अब तो मैं इंडिया चली जाऊंगी, आपने मेरी शादी तय कर दी, यूरोप आऊं ना आऊं, ये वो। 10-15 मिनट का वो सीन है। कम से कम 5 मिनट का सीन होगा। 10-15 मिनट तो अतिशयोक्ति हो जाएगी। कम से कम 5 मिनट का वो सीन है। उस सीन को अगर आप देखें, काजोल की जो माँ है और उसकी जो सिस्टर है, बीच बीच में कैमरा उन पे भी शिफ्ट किया जाता है। उनका कोई डायलॉग नहीं है माँ, लेकिन वो आंखों से इन साहब से कह रहे होते हैं कि परमिशन दे दी जाए। उस समय मूवी थिएटर में अगर जो लोग मूवी देख रहे होते हैं उनके चेहरे पे कैमरा घुमाया जाए, हर आदमी कह रहा होता है भैया परमिशन दे दे। जब सबको लगता है ये आदमी नहीं मानेगा तब वो कहता है ठीक है जाओ। उसी समय सीन चेंज होता है। ये साहब अपने कॉलेज में जाते हैं और फेल होके वापस आ जाते हैं। अब जो दर्शक हैं वो अपने तरीके से सोचते हैं अगर आप फेल होके अपने घर जाएं तो क्या होगा? डंडे पड़ेंगे, गाली पड़ेंगी, घर से बाहर निकाल दिए जाएंगे। हर आदमी वही सोचता है उनके साथ क्या होगा। ये भी ऐसे ही सोच के जाते हैं, घर पे जाके बताते हैं कि कल से मैं ऑफिस आऊंगा, ऐसा वैसा। ये जो आईओसी कंटेनर है इनकी थीम अलग थी। अब वो सब दर्शकों को एकदम बड़ा अजीब लगता है। ये साहब उन्हें लेके जाते हैं गैलरी में, बहुत सारे फोटो लगे होते हैं। बताते हैं ये आपके दादाजी 10वीं में फेल हुए थे, ये परदादा जी 5वीं में फेल हुए थे, ये पता नहीं कौन सी में फेल हुए थे, और आपने सबसे बड़ा काम कर दिया, विदेश में आके फेल हो गए, खानदान का नाम रोशन। वो आदमी सोच रहा है अब ये मेरी मजाक ले रहा है। वो फिर और ज्यादा इमोशनल होता है, उससे कहता है नहीं जी अब तो मैं ये सारे काम छोड़ दूंगा, सिर्फ ऑफिस में आऊंगा। यहाँ उल्टा होता है। ये इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी इन साहब को परमिशन लेने के लिए। अब ये साहब इन्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर इन्हें बताते हैं मैंने अपनी सारी जवानी बर्बाद कर दी, मैं कुछ नहीं कर पाया, अब मैं चाहता हूँ कि आप वो सारे काम करें जो मैं नहीं कर पाया, मेरी जवानी जी के आए। ये डायलॉग बोलता है वो। दोनों लोग यूरोप गए, बहुत सारी मिन्नतें करने के बाद बिना कहे उसे भेज दिया गया। कौन सा लुकअप है? ये क्या है? डिपेंडेंसी लुकअप। और ये समझ में आ रहा है? पूरी मूवी में इन दोनों का जो कैरेक्टर था वो इंजेक्शन और लुकअप के बेस पे बनाया गया था। मूवी में अगर आप आगे देखें, इंटरवल से जस्ट पहले ये साहब जब आते हैं, वो इंडिया चले गए, अब ये बैठ के अपना कुछ गाना बजाते रहते हैं, बड़ा दुख भरा गाना होता है। कंटेनर इनके पास में जाके बैठते हैं, पूछते हैं क्या होगा, तो वही सोचते हैं इनसे कहेंगे भाई घूम के आ गया, बहुत हो गया, चलो अब ऑफिस में चलो। ये करते हैं ये साहब, क्या कहते हैं? मूवी नहीं देखी आपने? कौन है ये जिंदगी जीने वाला? कम से कम मूवी तो सही देख लिया करो। हम बात कर रहे हैं अनुपम खेर, हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान। ये आके जब इसे समझ में आता है सारी बात, तो इससे कहता है यहाँ क्या कर रहे हो, इंडिया जाओ, मेरी बहू को लेके आओ। वो बहू बना देता है पहले। वो इंजेक्ट कर रहा है हर जगह सारी चीज को। वो हर जगह क्या कर रहा है? लुकअप। मूवी का एंड याद आपको दिलाता हूं, अब आपके डायलॉग की बारी आएगी। एंड में जब सब कुछ हो जाता है, ट्रेन भी चल पड़ती है, दर्शकों को लगता है ये कैसा एंड है। हर आदमी मिन्नतें कर रहा होता है, हर आदमी कह रहा होता है हाथ छोड़ दो। तब लास्ट में जाके जब बिल्कुल अति हो जाती है, तब वो डायलॉग बोला जाता है जो अभी आपने बोला, कहने के बाद बोला गया। हर आदमी आंखों से कह रहा होता है, क्या कर रहा है? इंजेक्शन। और ये भूलेंगे कभी इंजेक्शन और लुकअप को? समझ में आ रही है बात? जो चीज बिना मांगे मिले वो
और जो चीज मांगने से मिले। In dependency injection, IOC container satisfy the dependencies of managed beings on its own, that is unasked for, बिना मांगे, बिना कहे, अपने आप वो डिपेंडेंसी सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, in dependency lookup container need to be explicitly told to satisfy the dependency। बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। एक में कंटेनर अपनी मर्जी से बिना कहे आपको डिपेंडेंसी सेटिस्फाई करके देगा। आप ऐसे समझिए, मान के चलते हैं आपके घर में आपके पापा के पास या आपके बड़े भाई के पास बाइक है। अब आपको कहीं जाना है, आपने कहा भैया या बाइक की चाबी दो, तो उन्होंने चाबी दे दी। अब आपने 15 मिनट तक उसमें किक मांगे, स्टार्ट ही नहीं हुई वो। आपने खोल के देखा पेट्रोल ही नहीं है। थोड़े से पैसे दे दो, इसमें पेट्रोल तो डाल दूंगा कम से कम, या इसे पेट्रोल डाल के आपने रखना चाहिए। उन्होंने कहा आपने चाबी मांगी थी, मैंने चाबी दे दी। अब आपने उनसे पैसे मांगे, उन्होंने 50 रुपये दे दिए, 100 रुपये दे दिए, 200 रुपये दे दिए आपको। आपने उसका खींच के लेके गए, फिर पेट्रोल डलवाया, आगे लेके गए, पुलिस वाले ने पकड़ लिया आपको, कहा कागज़ दिखाओ। अब आपने उनमें सारे में देखा कहीं कागज़ ही नहीं मिले। फिर फ़ोन किया, इसके कागज़ कहाँ हैं? उन्होंने कहा कागज़ कहाँ मांगे थे आपने? समझ आ रही है बात? अब आपने कहा कागज़, तो वो कहेंगे अभी आ रहा हूँ, रुको कागज़ लेके। क्या हो रहा है यहाँ पर? डिपेंडेंसी कब सेटिस्फाई की जा रही है? जब मांगा जा रहा है। ये लुकअप वाली अप्रोच होगी। जितनी चीज मांगेंगे केवल उतनी चीज मिलेगी। मीन्स अगर आप कहें मुझे ए ऑब्जेक्ट चाहिए, तो कंटेनर केवल ए ऑब्जेक्ट देगा। अगर ए की डिपेंडेंसी बी के ऊपर है तो वो सेटिस्फाई करके नहीं देगा। मीन्स आपने बाइक की चाबी मांगी तो केवल बाइक की चाबी मिलेगी। अब उसमें पेट्रोल है नहीं है, कागज है नहीं है, हेलमेट है नहीं है, वो सब नहीं देखा जाएगा। अगर आप बाइक कहीं लेके जाना चाह रहे हैं तो बाइक की डिपेंडेंसी इन सारी चीज़ों के ऊपर है। दूसरी अप्रोच ये हो सकती है, आप अपने भैया से, अपने पापा से बाइक की चाबी मांगे तो पहले देखें उसमें पेट्रोल है कि नहीं है, कागज है कि नहीं है, हेलमेट है कि नहीं है, सारी चीज़ आपको दें और उसके बाद कहीं सही सवाल के चलाना। समझ में आ रही है बात? क्या किया जा रहा है इस बार? डिपेंडेंसी इंजेक्शन, हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। ये अंतर है इंजेक्शन और लुकअप में। थोड़ा सा रियल लाइफ में वापस आते हैं। अगर आपके सामने भगवान प्रकट हो, अज्यूम करते हैं, और वो आपसे कहे कि मैं आपकी लाइफ की एक चेंज कर सकता हूं, आपके पेरेंट्स का बिहेवियर डीआई या डीएल के बेस पे, एक के बेस पे कर सकता हूं, क्या चाहेंगे आप? कैसा होना चाहिए? हर चीज मांगनी पड़े या वो बिना मांगे देते रहें? किसमें ज्यादा सुविधा है? हम फ्रेमवर्क जो यूज कर रहे हैं वो किस लिए यूज कर रहे हैं? अपने स्टेप घटाने के लिए कि अपने स्टेप बढ़ाने के लिए? अगर मुझे कंटेनर से ऑब्जेक्ट मांगना पड़े, फिर ऑब्जेक्ट के लिए कहना पड़े अभी से ये दो, फिर कहना पड़े अभी से ये भी दो, मेरे स्टेप घटेंगे या बढ़ेंगे? पहले वो काम मैं खुद कर रहा था, दूसरे से हर एक काम के लिए कहना पड़ रहा है। जो फ्रेमवर्क है वो इनमें से कौन सी अप्रोच को सपोर्ट करना चाहिए? डीआई को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमारे स्टैक कम होते हैं। जो स्प्रिंग की आईओसी इंप्लीमेंटेशन है वो डीआई को सपोर्ट करती है, डीएल को सपोर्ट नहीं करती। करके ये बात, स्प्रिंग आईओसी इंप्लीमेंटेशन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, डिपेंडेंसी लुकअप, नॉट द डिपेंडेंसी। कारण आपको समझ में आ गया होगा क्यों ऐसा होता है। आपका काम थोड़ा सा कम हो गया, आपको एक ही चीज पढ़नी पड़ेगी, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इंटरव्यू में कई बार एक सवाल पूछा जाता है, आईओसी और डीआई में क्या रिलेशन है? बहुत सारे लोग कहते हैं बोथ आर सेम थिंग्स। दोनों सेम है या अलग अलग है? क्या अलग है बताइए? आईओसी में एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको, डीआई अभी एक्सप्लेन कर दिया है। आईओसी एक कॉन्सेप्ट है जो तीन चीजों को कवर करता है। उन तीन में से एक रिक्वायरमेंट है डिपेंडेंसी सेटिस्फैक्शन। उस डिपेंडेंसी सेटिस्फैक्शन को इंप्लीमेंट करने का मींस है डीआई। तीन जरूरतों में से एक जरूरत पूरी करने का साधन है। बात समझ आ रही है? आईओसी एंड डीआई आर नॉट सेम थिंग्स। एक मींस है, मींस एंड एंड समझते हैं, साधन और लक्ष्य। लिखेंगे आगे, इन डिपेंडेंसी इंजेक्शन देयर कैन बी फर्दर two approaches which are used by the IOC container: setter injection, constructor injection। means जो DI है वो दो तरह की होती है, setter injection, constructor injection। इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है इन दोनों में क्या फर्क है, कब आप setter injection यूज करेंगे, कब आप constructor injection यूज करेंगे। बेसिक लेवल पे देखा जाए तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन कंसेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। नाम देख के अगर किसी को अंतर पता चल रहा हो तो क्या अंतर हो सकता है बताइए?
सेटर इंजेक्शन के केस में जो भी डिपेंडेंसी है वो सेटर मेथड कॉल करके सेटिस्फाई की जाएगी, जबकि कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के केस में कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर के थ्रू वो डिपेंडेंसी इंजेक्ट की जाएगी। अब देखने में कोई फर्क नहीं लगता, दोनों केस में जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिल जा रही है। अब वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू दें या एक मेथड कॉल करके दें, क्या फ़र्क है? सवाल क्या आता है दिमाग में, क्यों दिए गए दो अप्रोच? कंसेप्चुअल फर्क बता सकते हैं, वो सेटर भी तभी होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के तुरंत बाद सेटर मेथड कॉल होंगे, फिर तो केवल एक ही रखना चाहिए था, तो बड़े वाला क्यों रखा? सिंपल सोल्यूशन है। आप अगर अलग अलग तरह से इनिशियलाइज करना चाहते हैं, ओवरलोड करके रख लो पहले से कंस्ट्रक्टर, चेंज करने की क्या जरूरत है? कंस्ट्रक्टर तो ओवरलोड हो सकता है। वैल्यू अगर प्रोवाइड करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ रहे हो आप लोग, तो एक मेथड बना लो, कंस्ट्रक्टर से कॉल कर लो, सेटर मेथड से कॉल कर लो, क्या दिक्कत है? कंस्ट्रक्टर से मेथड तो कॉल हो सकता है, कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। किसी भी ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसी दो तरह की हो सकती है, एक मैंडेटरी डिपेंडेंसी, एक ऑप्शनल डिपेंडेंसी। मैंडेटरी का मतलब है इसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर मेरा ऑब्जेक्ट मुझे यूज करना है तो इसके पास ये चीज होनी चाहिए तो ही मुझे ये दिया जाए। ऑप्शनल डिपेंडेंसी का मतलब है अगर ये चीज अभी नहीं भी है तो ये ऑब्जेक्ट मेरे काम का है किसी, अभी मैं बाकी का काम करूंगा, जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो दोबारा देखेंगे। बात समझ आ रही है? जहां मैंडेटरी डिपेंडेंसी होती है वहां कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन किया जाता है, जहां ऑप्शनल डिपेंडेंसी होती है वहां पर सेटर इंजेक्शन किया जाता है। लिखेंगे द बेसिक डिफरेंस between setter and constructor injection is the mode of injecting dependencies. In case of constructor injection, dependencies are injected as constructor parameters, whereas in setter injection, dependencies are injected as arguments of setter methods. Next line से लिखेंगे continuation में, constructor injection is used to inject mandatory dependencies of beans. Constructor injection is used to inject mandatory dependencies of beans, whereas setter injection is used to inject optional dependencies of beans. Next line, following diagram या following examples demonstrate the differences. Following examples demonstrate the differences between constructor and setter injection. लिखेंगे let there be two beans named A and B, full stop के बाद let there be a mandatory dependency of bean A on bean B, that is without B A is useless. Such type of dependencies should be injected या must be injected through constructor. In case of constructor injection, following operations will be performed by the container to provide the requested bean. यहाँ पर देखिएगा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के केस में हमने पहले मान के चला था कि हमारे पास दो बीन थी ए और बी, ए की मैंडेटरी डिपेंडेंसी थी बी के ऊपर, तो वो हम कॉन्फ़िगरेशन में कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉन्फ़िगर कराएंगे। इससे फर्क क्या पड़ेगा, जब हम ए मांगेंगे तो कंटेनर पहले ए नहीं बनाएगा, उसने पहले जो डिपेंडेंसी थी पहले वो क्रिएट की, पहले वो देखेगा क्या इसे मैं यूजेबल बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ। अगर वो इसे यूजेबल बना सकता है तो ही क्रिएट करेगा, नहीं तो क्रिएट ही नहीं करेगा। कारण आपने कहा हुआ है कि इसके कंस्ट्रक्टर में मुझे वैल्यू चाहिए, तो कंस्ट्रक्टर तब कॉल करेगा जब तो उसके पास वैल्यू देने के लिए होगी। पहले वो वैल्यू उसने इकट्ठी की, तब इसका ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें वो चीज इंजेक्ट की, देन आपको अवेलेबल कराई। मीन्स इसमें या तो आपको यूजेबल ऑब्जेक्ट मिलेगा या फिर एक्सेप्शन मिलेगा, आधा अधूरा ऑब्जेक्ट कभी नहीं मिलेगा आपको। इन अबव एग्जाम्पल, दैट इज इन अबव एग्जाम्पल, इफ फॉर सम रीजन कर लीजिए इसे, B bean is not created, then A is also not created. हो गया? If for some reason B bean is not created, then A is also not created. हो गया? लिखेंगे आगे अब. If the dependency of bean A on bean B is optional, then it should be injected through setter injection. In that case, following steps are performed by the container.
यहाँ पर देखिए अभी भी हमें ए की डिपेंडेंसी बी के ऊपर है, लेकिन इस बार हमने ये माना है कि बिना बी के भी हमारा काम चल सकता है, ऑप्शनल डिपेंडेंसी है। तो अब की बार हम सेटर वाली कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अभी कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो नहीं बताया गया आपको, वो एक साथ सीखेंगे सारी चीज़, कॉन्सेप्ट पहले सीख रहे हैं। इस बार जो स्टेप्स हैं आईओसी कंटेनर के ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वो बदल जाएंगे। पहले की तरह से आपने ए बीन मांगी, पिछले केस में कंटेनर में क्या किया था, बी बीन बनाई थी, पहले डिपेंडेंसीज ढूंढी थी। अब की बार उसने पहले ए बीन बना ली। अब गारंटी है इस केस में कि आपको ए बीन मिलेगी हर हाल में, चाहे इसकी डिपेंडेंसी सेटिस्फाई हो या ना हो। उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाने के बाद वो बाकी उसकी डिपेंडेंसी सेटिस्फाई करने के बारे में सोचेगा। ए की डिपेंडेंसी बी के ऊपर थी तो बी को बनाएगा, बी अगर बन जाता है तो इसके ऊपर सेटर मेथड कॉल करके वो दे देगा, नहीं बनता तो ये सेटर मेथड कॉल नहीं करेगा, ए का रेफरेंस फिर भी आपको दे देगा। कहाँ यूज करेंगे इसे, जहां आपको लगता है कि मुझे ऑब्जेक्ट हर हाल में चाहिए, आधा अधूरा ही सही, लेकिन अगर आपको लगता है या तो मुझे फुल फ्लैश्ड ऑब्जेक्ट चाहिए या फिर कुछ नहीं चाहिए तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। तो वो मैंडेटरी डिपेंडेंसी के केस में कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, ऑप्शनल डिपेंडेंसी के केस में सेटर इंजेक्शन। रेफरेंस ऑफ बी बीन इज प्रोवाइडेड टू ए बीन एज आर्गुमेंट ऑफ द सेटर मेथड। हो गया, यहाँ तक आपको ये पता चल गया डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, लुकअप क्या है और डिपेंडेंसी इंजेक्शन कितने तरीके से सपोर्टेड है। दोनों अप्रोच में क्या फ़र्क है, कंटेनर इंजेक्शन के केस में किस ऑर्डर में काम करेगा और सेटर इंजेक्शन के केस में किस ऑर्डर में काम करेगा और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के केस में किस ऑर्डर में काम करेगा। कब आपको सेटर इंजेक्शन यूज़ कराना है, कब आपको कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज़ कराना है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब हमें सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन समझनी है कि अगर हमें इंजेक्ट करानी है कोई चीज़ें तो वो कैसे इंजेक्ट कराएंगे। पहले समझेंगे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन वाली चीज़, फिर वही चीज़ एज इट इज़ थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ सेटर इंजेक्शन में यूज़ हो जाएगी। यहाँ पर एक सिंटेक्स मैंने बताया, आगे से कंस्ट्रक्टर और सेटर में बेसिक डिफरेंस एलिमेंट का रहेगा। हम पहले मान के चल रहे हैं अगर हमें प्रिमिटिव वैल्यू इंजेक्ट करानी है तो क्या करना होगा। अगर हमें कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट करानी है तो हम लिखेंगे बीन आईडी इक्वल जो आईडी देना चाहते हैं, क्लास, बाकी स्कोप वगैरह जो भी एडिशनल एट्रीब्यूट है वो बताएंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्ट आर्ग लिखेंगे, वैल्यू में जो वैल्यू इंजेक्ट करानी है वो लिखेंगे। अगर हमारे पास ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स हैं और उनके पैरामीटर्स में कुछ एम्बिग्युइटी है तो हमें टाइप बताना पड़ेगा कि हम कौन से कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं, वो इस टाइप से फिर आइडेंटिफाई करेगा। सेटर इंजेक्शन के केस में एम्बिग्युइटी नहीं होती क्योंकि वहाँ प्रॉपर्टी के नाम से आइडेंटिफाई होता है, कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट का कोई नाम नहीं होता, इसलिए वहाँ पर एम्बिग्युइटी हो सकती है। इस केस में पहले की तरह से ये चीज़ सारी सेम रहेंगी, कंस्ट्रक्ट आर की जगह प्रॉपर्टी आएगा, प्रॉपर्टी का नाम आएगा। अब अगर आपकी बीन में मान लीजिए x नाम की प्रॉपर्टी है तो सेट x नाम का मेथड होना चाहिए आपके पास, a नाम की प्रॉपर्टी है तो सेट a नाम का मेथड होना चाहिए। या केवल प्रॉपर्टी का नाम बताएंगे, सेटर मेथड कंटेनर अपने आप आइडेंटिफाई करेगा, वैल्यू बताएंगे। हो गया, कुछ एग्जांपल देखते हैं पहले फिर आगे बढ़ेंगे। मान के चलते हैं हमारे पास कोई क्लास है, 2 डेटा मेंबर हैं, 3 कंस्ट्रक्टर हैं, ओवरलोड किए हुए हैं। अब मैं कुछ बीन कॉन्फ़िगर करूंगा, उसके बाद आपसे कुछ पूछा जाएगा वो आपको बताना है। बहुत सिंपल सा सवाल है, क्लास आपके सामने मैंने बता दी कि ये है, 3 बीन हमने कॉन्फ़िगर करी। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि कंटेनर से अगर मैं A1 बीन मांगता हूँ वो कौन सा कंस्ट्रक्टर इन्वोक कराएगा, A2 बीन मांगता हूँ तो कौन सा कंस्ट्रक्टर और A3 बीन मांगता हूँ तो कौन सा कंस्ट्रक्टर। बहुत ही सिंपल है। A1 के केस में बात करते हैं पहले, बाद में नोट करेंगे, टाइम मिलेगा आपको। A1 के केस में इंटीजर वाला, A2 के केस में और A3 के केस में दोनों। दूसरे लास्ट में एक्सेप्शन आ जाएगा, पहले 2 में एक्सेप्शन आ जाएगा। पहले केस में और दूसरे केस में ये कंस्ट्रक्टर चलेगा। डिफॉल्ट जो वैल्यू है उसका टाइप स्ट्रिंग माना जाता है। अब आप उसे डबल कोट्स में दे रहे हैं, वो उसे स्ट्रिंग मानेगा। अब यहाँ पर 5 को भी स्ट्रिंग माना जाएगा, कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से इंटीजर वाला कंस्ट्रक्टर चले तो क्या लिखना होगा, टाइप इक्वल INT, तो वो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा।
बात समझ आ रही है? यहाँ पर लिख देता हूँ स्ट्रिंग पैरामीटर इज 2 पैरामीटर। डिफॉल्ट पैरामीटर टाइप स्ट्रिंग है इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा उसे। इस केस में आपको कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा, स्प्रिंग अपने आप कन्वर्जन कर लेता है, लेकिन वहाँ एम्बिग्यूटी इसलिए वो कन्वर्जन नहीं कर पाएगा। कंस्ट्रक्टर का ऑर्डर या कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर का ऑर्डर, दो बिल्कुल अलग अलग सवाल है। कंस्ट्रक्टर का ऑर्डर मैटर नहीं करता है, लेकिन उसके अंदर पैरामीटर का ऑर्डर मैटर करता है। वहाँ पहले इंटीजर था इसलिए वहाँ इंटीजर लिखा गया पहला। अगर वहाँ पहले मैं स्ट्रिंग लिखूँ और बाद में इंटीजर लिखूँ तो फिर वो ऐसा कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा जिसमें या तो दोनों स्ट्रिंग हो या फिर पहले स्ट्रिंग और बाद में इंटीजर हो। अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो फिर एक्सेप्शन देगा। क्यों नहीं चलेगा, क्या दिक्कत है? ये तो सर्च करेगा दोनों स्ट्रिंग होने चाहिए। क्यों सर्च करेगा? वो 2 पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर सर्च करेगा। 2 पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में पहला पैरामीटर कैसा है? इंटीजर। वो उस वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करके देगा, हो जाएगी, उसी कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर देगा। अगर वो नहीं हो पाता तो फिर एक्सेप्शन थ्रो करेगा कि मुझे कोई सुटेबल कंस्ट्रक्टर नहीं मिल रहा है। अगर एक और होता जिसमें दोनों स्ट्रिंग होती है फिर उसको उसे कॉल करता दोनों स्ट्रिंग वाले को। फिर अगर ये कॉल कराना होता तो पहले के साथ फिर क्या लिखना पड़ता? बात समझ आ रही है? हाँ जी बताओ आप भी अपने मन की बात। दो कंस्ट्रक्टर है, एक में इंट है, लॉन्ग। वो दोनों को स्ट्रिंग मान रहा है। जो भी आपने वैल्यू दी है, नंबर्स दिए हैं, दोनों में आपने क्या किया हुआ है? आपने तो ऐसे स्ट्रिंग दिया है ना। कंस्ट्रक्टर के अंदर आईएनटी और लॉन्ग रखे हुए हैं, यानी कि कोई भी इंटीजर बन सकता है, कोई भी लॉन्ग हो सकता है। तो उस केस में वो एम्बिग्यूटी एक्सेप्शन देगा जब तक आप टाइप स्पेसिफाई नहीं करेंगे। थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पर। अभी क्लास में थोड़ा सा चेंज किया गया, स्कोप बदल दिया गया है कंस्ट्रक्टर्स का। अब हमने वहाँ टाइप लगा दिया। अब क्या होगा बताओ? A1 और A2 बीन मांग रहे हैं पहले की तरह से। कॉन्फ़िगरेशन से पता चल रहा है कि यहाँ पर ऐसा कंस्ट्रक्टर कॉल होना है जिसमें इंटीजर पैरामीटर है, यहाँ से ऐसा कंस्ट्रक्टर कॉल होना है जिससे स्ट्रिंग पैरामीटर है। हमारी क्लास में ऐसे कंस्ट्रक्टर हैं, लेकिन स्कोप कैसा है? क्या कंटेनर उन्हें कॉल कर पाएगा? आंसर है यस, कर पाएगा। प्राइवेट मेंबर क्लास से बाहर एक्सेस हो सकते हैं, और कंटेनर ये बात जानता है। जो आईओसी कंटेनर है स्प्रिंग का, वो आपको प्रॉमिस करता है कि जब भी आप उससे ऑब्जेक्ट मांगेंगे तो वो ऑब्जेक्ट बना के देगा। अब उसका जो प्रॉमिस है वो नरेंद्र मोदी के प्रॉमिस से थोड़ा सा अलग है। रिलेट करके बताता हूँ आपको। अभी कांग्रेस वाले और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब इलेक्शन थे तो उन्होंने कहा था 100 दिन में ब्लैक मनी ले आएंगे। अब वो कह रहे हैं जी वो थोड़ा मुश्किल काम है। दूसरे लोग हमसे कह रहे हैं कि ये ट्रीटी है, फलाना है, ठिकाना है, पहले आप हमें सबूत दो तब हम आगे देंगे। तो हम लाएंगे, लेकिन 100 दिन नहीं, थोड़े ज़्यादा दिन लगेंगे। अब ये जो कंटेनर है वो ऐसा नहीं है कि दूसरे ने प्राइवेट बना लिया तो मैं नहीं जा सकता। वो अमेरिका की तरह है। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में चला गया तो वहीं से उठा के ले आया। भारत की तरह नहीं है कि उन्हें वो देते हैं जी ये देखो सबूत, आप रैली करवा रहे हैं उसकी, वो आप ही के पास है। वो कह रहे हैं हाँ हमारे पास है, लेकिन आप नहीं जा सकते वहाँ, क्योंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है हमारी। बात समझ आ रही है? आंसर होगा वन के केस में इंटीजर पैरामीटर, टू के केस में स्ट्रिंग पैरामीटर। एक्सप्लेनेशन होगी आईओसी कंटेनर के लिए आपके जो कंस्ट्रक्टर है उनका स्कोप मैटर नहीं करता है। अब जिन लोगों ने यहाँ से रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा वो ये बात जानते हैं कि प्राइवेट मेंबर रेफर हो सकते हैं क्लास के बाहर, उन्हें हमने ये सारी चीज़ करके दिखाई हुई है। तो जो कॉन्सेप्ट हमने बताया था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंटेनर यूज़ कर रहा है। अब ये सब आपको एग्जीक्यूट करके देखना है, मेरी बात पे विश्वास नहीं करना है। IOC container can access private constructors as well, that is scope of constructor does not matter। ये तो हो गई प्रिमिटिव वैल्यू के केस में। चलो कैसे हैं जी, कौन कैसे करता है? अब रिफ्लेक्शन पढ़ो जाके। प्रिमिटिव वैल्यू के केस में कंस्ट्रक्ट आर्ग के अंदर भी और प्रॉपर्टी के अंदर भी हम वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करने के लिए रेफ नाम का एट्रीब्यूट यूज करेंगे। अब इस केस में आपको दो कॉन्फ़िगरेशन देनी होगी। जिस बीन को यहाँ इंजेक्ट करना है उसकी भी अलग से कहीं कॉन्फ़िगरेशन देनी पड़ेगी। उस कॉन्फ़िगरेशन में जो आइडिया नाम दिया होगा वो फिर यहाँ बताएंगे। हो गया? एक एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हमने एज्यूम किया है कि हमारे पास दो क्लास हैं, ए एंड ए बी।
ए के अंदर हमने ए टाइप का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एज ए मेंबर। यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर में कहा कि हमें और एक टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए, एक इंटीजर चाहिए। अब हमें यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, दो बीन कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी कम से कम, ए टाइप की और एक ए बी टाइप की। ए बी टाइप की बीन में एक हमें ऑब्जेक्ट इंजेक्ट कराना है, तो यहाँ हमने लिखा रैफ। एक हमें प्रिमिटिव वैल्यू इंजेक्ट करानी थी, तो यहाँ पर हमने लिखा वैल्यू। ये फर्क है दोनों में। ये कॉन्फ़िगरेशन आसान है, केवल एक लाइन से काम चल गया। इसके लिए एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ी यहाँ पर, इसलिए स्ट्रिंग को प्रिमिटिव मानने से आपकी कॉन्फ़िगरेशन आसान हो जाती है। कहाँ लिखा हुआ है? पोजीशन जो है वो ऑर्डर से कंट्रोल होती है। सुन लीजिए बात, आपने कहा एक कंस्ट्रक्टर में आपने ए और बी लिखा हुआ है, एक में बी और ए लिखा हुआ है। यहाँ पर जब आपने बताया होगा तो यहाँ पर पहली बीम जिस टाइप की होगी उससे कंस्ट्रक्टर पिक हो जाएगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टर। अगर आपने यहाँ ए और यहाँ बी टाइप की बीम दी हुई है तो ए बी वाला, और यहाँ बी और यहाँ ए दिया हुआ है तो बी वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा। कैसे भी क्रिएट किया हो आपने, वो अल्टीमेटली क्रिएट कंटेनर से करवाया है। कंटेनर नोज द टाइप। कंटेनर ने अगर कोई बीम बनाई है वो उसका टाइप जानता है। ये बात अलग है कि वो आपको मेथड का रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है, तो स्पेसिफाई नहीं कर रहे थे कौन से मेथड का। उस केस में हमने सुपर नाम दिया था नंबर। उस केस में मान लीजिए ये एक नंबर टाइप की बीन है, ये एक ए टाइप की बीन है। अब दोनों तो नंबर रखेंगे नहीं, आप दोनों नंबर रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, दो नंबर टाइप के पैरामीटर आ जाएंगे, कोई दिक्कत होगी उसे। यहाँ नंबर रखेंगे, यहाँ ए रखेंगे तो भी उसे कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक तो टाइप बताएंगे कहीं, चाहे वो सुपर टाइप हो, जर्नल टाइप हो या स्पेसिफिक टाइप हो, तो वो उसे एक टाइप कहीं ना कहीं पता होगा। अब जैसे यहाँ ए से उसे पता है, कॉन्फ़िगरेशन में ही पता है उसे। हो गया? यहाँ तक दो चीजें आपको पता चल गई, प्रिमिटिव वैल्यूज कैसे इंजेक्ट कराएं और ऑब्जेक्ट कैसे इंजेक्ट कराएं। 90% केसेस में आपको कलेक्शंस के साथ काम करना होता है। प्रिमिटिव वैल्यूज और ऑब्जेक्ट केवल 10% केस में यूज होते हैं। अब जो लोग प्रोग्रामिंग करते होंगे ये बात वो बता सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट बहुत कम यूज होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट ज्यादा यूज होते हैं, कहीं एरे, कहीं लिस्ट, कहीं सेट, कहीं मैप। अब ये जो एरे, लिस्ट, सेट, मैप है, ये भी फिर दो तरह से हो सकते हैं। प्रिमिटिव वैल्यूड हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट वैल्यूड हो सकते हैं, तो उनकी अलग अलग तरह से कॉन्फ़िगरेशन आएगी। पहले बात कर रहे हैं एरे, लिस्ट और सेट की। मैप के लिए बिल्कुल अलग कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ेगी। अभी तक हम कंस्ट्रक्ट आर के साथ या तो वैल्यू लिख रहे थे या रेफ लिख रहे थे। कलेक्शन के केस में यहाँ पर कुछ नहीं लिखा जाएगा, कोई एट्रीब्यूट नहीं आएगा, बल्कि सब एलिमेंट आएंगे। अब यहाँ पर मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, क्या मतलब है इसका? इनमें से कोई एक, तीन एलिमेंट है हमारे पास। एरे नाम का अलग एलिमेंट है, लिस्ट नाम का अलग एलिमेंट है, सेट नाम का अलग एलिमेंट है। अगर आपको एरे इंजेक्ट कराना है तो एरे एलिमेंट यूज करेंगे, लिस्ट इंजेक्ट कराना है तो लिस्ट एलिमेंट, सेट इंजेक्ट कराना है तो सेट एलिमेंट। उसके अंदर फिर वैल्यू नाम का सब एलिमेंट है। कंस्ट्रक्ट आर के अंदर वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट था, यहाँ सब एलिमेंट है। अब उसे कितनी रिपीट कर सकते हैं, जितने एलिमेंट इंजेक्ट कराने हो। सेम ये चीज एज इट इज प्रॉपर्टी के अंदर यूज कर सकते हैं। हो गया? अब अगर प्रिमिटिव की जगह ये ऑब्जेक्ट वैल्यूड होता कलेक्शन, तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाती। सारी चीज वही रहेगी, जहां वैल्यू नाम का एलिमेंट था वहां रेफ नाम का एलिमेंट आ जाएगा। उस एलिमेंट के पास बीन नाम का एट्रीब्यूट होगा। इसमें अब जो एलिमेंट बीन है उनका नाम बताना पड़ेगा। वो एलिमेंट बीन आपने पहले से कहीं कॉन्फ़िगर करके रखी होगी। वैल्यू के पास एट्रीब्यूट नहीं है, वैल्यू के दो एलिमेंट के बीच में वैल्यू देनी पड़ेगी। रेफ के पास एट्रीब्यूट है बीन नाम का। हो गया? यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने क्या लिखा हुआ है, लिस्ट। आपको केवल जनरल टाइप बताना होता है। अगर आपने कलेक्शन पढ़ा हो तो लिस्ट नाम का इंटरफेस है, उसकी बहुत सारी इंप्लीमेंटेशन है। वेक्टर है तो भी आप लिस्ट लिखेंगे, एरे लिस्ट है तो भी यही लिखेंगे, लिंक लिस्ट है तो भी यही लिखेंगे, ट्री सेट है तो भी सेट लिखेंगे, हैश सेट है तो भी सेट ही लिखेंगे। जी, वो आप जब ऑब्जेक्ट आपको मिल जाए उससे गेट क्लास डॉट गेट नेम करके पता लगा ले। उसके बाद अपनी खुद की इंप्लीमेंटेशन है कलेक्शन की। यहाँ पर देखिएगा, मैप के पास एंट्री नाम का सब एलिमेंट होता है। अगर आपने कलेक्शन पढ़ा है
तो मैप इंटरफेस के पास एंट्री नाम का सब इंटरफेस होता है, वो एंट्री टाइप के ऑब्जेक्ट मैप में होते हैं। एक मैप में 4 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। मैप में की और वैल्यू दोनों प्रिमिटिव हो सकते हैं, की प्रिमिटिव वैल्यू ऑब्जेक्ट हो सकती है, की ऑब्जेक्ट वैल्यू प्रिमिटिव हो सकती है, दोनों ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। एंट्री के बाद 4 एट्रीब्यूट हैं, चारों ऑप्शनल हैं। अगर मुझे प्रिमिटिव की प्रिमिटिव वैल्यू वाला मैप बनाना है तो मैं की और वैल्यू यूज करूंगा, यहाँ डायरेक्ट की बता दूंगा, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू बता दूंगा। अगर मुझे प्रिमिटिव की ऑब्जेक्ट वैल्यू मैप बनाना है तो मैं की में डायरेक्ट की बताऊंगा, वैल्यू रेफ में उस एलिमेंट का रेफरेंस बताऊंगा जिससे मैं यहाँ से वैल्यू स्टोर कराना चाहता हूँ। अगर मुझे ऑब्जेक्ट की प्रिमिटिव वैल्यू बनाना है, ऑब्जेक्ट की के लिए की रेफ और डायरेक्ट वैल्यू के लिए वैल्यू, ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट वैल्यू के केस में की रेफ वैल्यू रेफ का यूज होगा। वो मैप अलग से कॉन्फ़िगर आपने पहले कहीं किया होगा और उस मैप को कोई अगर कॉन्फ़िगर किया है तो कोई नाम दिया है, अब वो नाम यहाँ पर की रेफ में दे देंगे या वैल्यू रेफ में। स्टार डिनोट्स ऑप्शनल, उसके आगे लिखा है ए मैप कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप। लिस्ट में 4 वैल्यूज हैं तो चारों वैल्यूज को बिल्कुल करनी पड़ेगी, अगर 400 हैं तो 400 करनी पड़ेंगी। ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ, नहीं तो फिर आप वो बना लो कुछ फैक्ट्री मेथड जो आपको लिस्ट वगैरह बना के दे, वो इंजेक्ट कर देगा। वो पहले आप सीख चुके हो, क्या दिक्कत है बताओ? हो गया? अब कुछ एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ। एक नया प्रोजेक्ट हमने बनाया, स्प्रिंग कोर मॉड्यूल की जार फाइल्स उसके साथ ऐड की। अब आप जो भी अपनी क्लासेस वगैरह हैं वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ये हमने एक छोटी सी क्लास बनाई जिसमें 2 डेटा मेंबर लिए, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया, टू स्ट्रिंग मेथड डिफाइन किया। लेट्स से यहाँ मैं प्राइवेट बना देता हूँ कंस्ट्रक्टर। इसमें पहले ये हमने एक दूसरी क्लास बनाई ट्रेनर नाम से। इसकी डिपेंडेंसी हमने एक प्रिमिटिव वैल्यू मीन्स स्ट्रिंग और एक कलेक्शन के ऊपर रख दी। कंस्ट्रक्टर बना दिया प्राइवेट ताकि वो चीज़ भी आपको एक्सप्लेन की जा सके। अब ये 2 चीज़ हम इसमें इंजेक्ट कराएंगे। टू स्ट्रिंग मेथड के थ्रू हम ट्रेनर का नाम और उसके बैचेस की डिटेल्स प्रिंट कराएंगे कि उसके कौन कौन से बैचेस हैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेम रहनी है। यहाँ पर हमने एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल ले ली। अब इसमें कुछ बीन्स कॉन्फ़िगर करते हैं। बैच टाइप की बीन कॉन्फ़िगर करनी होंगी। जो बैच टाइप की बीन है, लेट्स से ये कंस्ट्रक्टर भी प्राइवेट बना देते हैं। यहाँ पर एक मैसेज भी लिख देते हैं। कितनी डिपेंडेंसी है इसकी? 2, स्लॉट एंड टॉपिक कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट करा रहे हैं। 3 बैच टाइप के ऑब्जेक्ट बना दिए। क्या यूज़ करना होगा? अब हम कंटेनर से क्या मांगेंगे? टीआर बीन। टीआर की डिपेंडेंसी B1 B2 B3 के ऊपर दी हुई है। कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट करा रहे हैं तो पहले क्या बनाएगा वो? B1 B2 B3, साथ में एक सेट, उस सेट के अंदर इन्हें इंजेक्ट कराएगा। वो सेट फिर इंजेक्ट करा के हमें देगा। यहाँ पर भी एक मैसेज लिख देते हैं। लास्ट टाइम हमने एक फैक्ट्री बनाई थी, ये थ्रू आउट हम यूज़ करेंगे। वही फैक्ट्री हमने यहाँ पर ले ली। ठीक है जी। ट्रेनर ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे तो टू स्ट्रिंग मेथड कॉल हो जाएगा। बैच क्रिएटेड, बैच क्रिएटेड, बैच क्रिएटेड, ट्रेनर क्रिएटेड, ट्रेनर डिटेल्स नेम दिस, बैच डिटेल्स दिस। कंस्ट्रक्टर कैसे थे दोनों क्लासेस में? बात समझ आई? तो आपके कंस्ट्रक्टर के स्कोप का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है स्प्रिंग पे। उसका काम है ऑब्जेक्ट बना के देना, हर हाल में वो आपको ऑब्जेक्ट बना के देगा। नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। अब इसी तरह से बाकी कॉन्फ़िगरेशन को आपको यूज़ करना है। आपने कंस्ट्रक्टर पैरामीटर बताया हुआ है ना, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बताया हुआ आपने। मैंडेटरी तब होता था जब आपको लोड कराना हो। आपको लोड नहीं कराना तो आप तो ऑब्जेक्ट खुद बनाएंगे। वहाँ हम 2 काम करते थे, ऑब्जेक्ट सेव कराते थे, लोड करते थे। तो सेव कराते समय ऑब्जेक्ट हम बनाते थे, लोड कराते समय वो बनाता था। तो वो हमेशा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके बनाता है। यहाँ पर तो आपने बताया कि आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है। हो गया? नोट कर रहे हो अभी? हो गया?
हो गया? नोट कर रहा है अभी कोई? हो गया? हो गया? हो गया? समझ में आती है इतनी बात? कल हम इसी से रिलेटेड, आईओसी से रिलेटेड एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सॉरी डिपेंडेंसी सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड। अभी 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, कोई अभी आपको भेजो, एक बार आ जाइए। मैं 2 मिनट का एक मिनट का इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ, फिर आगे की ये बात अपने आप बताएंगे। ये लोग इस्कॉन से आए हैं। Yes, we came from ISKCON. ये मेरे पास आए थे करीब कितने बजे? 1 बजे के आसपास आए थे आप लोग शायद। ये लोग कुछ गीता का प्रचार कर रहे हैं, तो मैंने इनसे एक बहुत छोटी सी बात कही थी। मैंने इनसे कहा था आज की डेट में अगर आप किसी को बर्गर का या पिज़्ज़ा का डिस्काउंट कूपन दें, या जैसे अभी मूवी आ रही है पीके, उसके एडवांस टिकट दें, तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे। लेकिन गीता में लोग इंटरेस्टेड होंगे ऐसा मैं नहीं कह सकता। इन्होंने मुझे एक बहुत बढ़िया आंसर दिया, जिसकी वजह से मैंने इन्हें अलाउ किया यहाँ आने के लिए। इन्होंने कहा हमारा काम है कर्म करना, अब कोई खरीदे ना खरीदे, ले ना ले, इंटरेस्टेड हो ना हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा ठीक है, फिर आप अपना कर्म कर सकते हैं। मैं इन्हें कर्म करने के लिए 5 मिनट दे रहा हूँ, आप अपना 5 मिनट का समय दे सकते हैं इन्हें, ताकि अपना कर्म कर सकें। मैंने वहाँ पे चेक नहीं किया, घर आके देखा तो उसकी आप पूरा पेज जो है बीच का, Okay, so we वो are इनसे रिप्लेस कर लो you आप। can take- no आज जो problem, भी you आपको can कुछ take. गलती है वो इनसे ले लो। और ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जब आप 5 मिनट इनसे इंटरेक्शन कर सकें। Hello friends. थोड़ा जोर से बोलिए, पीछे तक आवाज़ नहीं जाएगी। हाँ बिल्कुल. So we came here as a very serious topic. Society is like very degrading, and especially you can see in the Noida, Delhi, and you can take like any scenario. It rather may be like a gang rape or 2611, and whatever it may be. Main thing is that you can see the society is like totally degrading. And what is the root cause of all these things? You know that it is very easy to suggest a society that oh हमारी सोसाइटी में ये हो रहा है वो हो रहा है, तो लेकिन कोई आगे नहीं आता है और ये नहीं बोलते है कि हम इसे कैसे सॉल्व करें। तो इतना तो आप जानते हो कि ये लाइक बोलना बहुत आसान होता है कि हाँ ये लोग ऐसा कर रहे हैं, वो पॉलिटिशियन ऐसा है, लेकिन वो वैसा है, बोलने से कुछ नहीं होने वाला। अपना कर्म वहाँ कर रहा है और आप अपनी बातों से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो वी ऑल आर इंजीनियर्स, मींस लाइक एज अ सोसाइटी इज लाइक टोटली डिग्रेडिंग। The main is thing, there's the society is like totally frustrated. They are not having the job. They are lack of money. They are lack of. The people want the love, but they don't know like how to acquire it. Main thing by which we can solve this problem, you know, the only solution which can solve all these problems, you know. Like I heard like all of you are working in like a very MNC companies, so you might be knowing the relation between the students. Here like you may having the life of students, and now you are in the corporate world, so the life is like totally changed. Are not having the lovely friends, and mainly they are having the relation based on like how to overcome others, each other. So here is the Bhagavad Gita. It is the human guide, and it tells us how to live a life. It contains all your answers of life, and you may get the knowledge from all fields, like it may be like the geography, history. So we are having the history like before 5000, and not only the 5000, the Krishna had told this Bhagavad Gita, sun god Vivaswan, and recently he had told this Bhagavad Gita to Arjuna before 5000 years ago. Contain all knowledge and try to. Gandhi ji used to say that whenever he was stuck with some problem, turn out any page in Bhagavad Gita, and Bhagavad Gita is so famous that there are 350 different translations for Bhagavad Gita. Anybody who wanted to become famous, he translated Bhagavad Gita. So this is the value of Bhagavad Gita. Recently you know that Prime Minister Narendra Modi ji भी Bhagavad Gita विदेशों में बांट रहे हैं। तो अगर कोई प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री का दूसरे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को दे रहा है, तो आप समझिए कि उसमें कुछ न कुछ बात होगी, और इसी को क्यों प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, वन इज हिंदी, वन इज इंग्लिश। इंग्लिश हैज गॉट बिगर फॉन्ट्स and Hindi has got smaller font. The content and everything is same, 700 shlokas and everything. And even Sushma Swaraj also felt the need of adding it to the curriculum of India. So
This is the value of Bhagavad Gita. So Bhagavad Gita Hindi is for 110 rupees. Only it is discounted price actually. Any novel you will go to shop and you will want to buy with this quality and printing quality, it will cost you 400, 500 easily. But because we are not more concentrating on profit, so it is near printing price. It is nearing printing price. 10 rupees for Bhagavad Gita Hindi and 130 rupees for Bhagavad Gita English. Show me the picture. रिकॉर्डिंग चाहिए स्प्रिंग